मौसम विभाग ने ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। ऐसे हालात में मछुआरों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन परेशानी का सबब सैलानी बन रहे हैं जो चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे हैं। पुरी में समंदर की लहरें हिलोरे मार रही हैं। किनारों पर खतरे की चेतावनी है। बारिश लगातार हो रही है। तटीय इलाकों में भारी बारिश के साथ मौसम और बिगड़ सकता है। बावजूद इसके लोग समंदर किनारे अटखेलियां कर रहे हैं। इनमें काफी तादाद उन सैलानियों की है जो दूसरे जिलों और राज्यों से यहाँ आए हैं। पुरी प्रशासन ने मछुआरों से 27 मई से 31 मई तक समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी की है। एडवाइजरी भी जारी हुआ है जो 27 मई टू 31 मई तक वो अंदर नहीं जाएंगे। जो भी अंदर है उनको रिटर्न आने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया। लाइफ गार्ड का सहायता लीजिए आप लोग, उनका बात मानिए। लाइफ गार्ड का किनारे पे चलिए आइए, आप अंदर मत जाइए। फायर और इमरजेंसी विभाग की टीम लोगों को समुद्र तट से दूर रहने की अपील करती नजर आई। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र बनने की आशंका है। किसी नुकसान से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि लोग समंदर से दूर रहें। केरल में मानसून की समय से पहले दस्तक ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है। भारी बारिश के बाद समंदर का पानी शहरी इलाकों में पहुंच गया है। देखिए, निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी समा गया है और काफी सारे लोग इससे जूझते हुए नजर आए। काफी परेशान हैं लोग। ये तस्वीरें एर्नाकुलम जिले के कन्नमली इलाके की हैं, जहां तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है और समंदर की लहरें हिलोरे मार रही हैं। समुद्र का पानी आबादी में प्रवेश कर गया है। लोगों के घर इस तरह डूब गए हैं कि घरों के अंदर भी पानी पहुंच गया है। अब इन गलियों को देखिए, यहाँ ज्यादातर जगह ऐसा ही हाल है। मई के महीने में ऐसे हालात के लिए लोग तैयार नहीं थे। काफी सारे लोग हालात से जूझते नजर आए। इलाकाई पानी का रास्ता बनाते हुए अपने घरों को सुरक्षित बनाने की कोशिश करते रहे। पानी परेशानी का सबब बना है, लेकिन इन बच्चों की मस्ती हो रही है। खतरे से दूर ये नहाने पहुंच गए हैं और मस्त हैं। जहां तो केरल में बादल इस वक्त झूमकर बरस रहे हैं। लगातार भारी बारिश से इडुक्की जिले में लोग कई तरह की परेशानियों का सामना करने पर मजबूर हैं। शहर में कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं, काफी सारा नुकसान हुआ है। कुछ जगह मोबाइल नेटवर्क भी पूरी तरह से ठप है। इडुक्की में लगातार तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये पेड़ एक मकान के ऊपर गिरा। घर में एक बच्चे समेत 3 लोग मौजूद थे। अच्छा ये रहा कि सभी की जान बच गई। पेड़ जहां से गिरा वहां ऊपर की ओर एक मकान लटका हुआ नजर आ रहा था। ये किसी भी समय गिर सकता है। हवाएं इतनी तेज थी कि नेशनल हाईवे पर कई जगहों पर पेड़ गिर गए। इसका बड़ा असर यातायात व्यवस्था पर पड़ा। गाड़ियों की स्पीड कम हो गई। लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। दूर दराज के गांव में बिजली सप्लाई प्रभावित हुई। पूरी सुपारा इलाके में परेशानी ज्यादा है। वहां 2 दिन से मोबाइल नेटवर्क ठप है। पानी लगातार बरस रहा है। ऐसे में नदियों और नालों में बहाव बढ़ गया है। कई जलाशय पानी से लबालब हैं। देश के मैदानी और तटीय इलाकों में बारिश के बाद से कई शहरों में जल भराव नजर आ रहा है। महाराष्ट्र और ओडिशा के कई इलाकों में अभी भी जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया है। और इस बीच उत्तराखंड के कई शहरों में झमाझम बारिश हो रही है। यहां जमकर ओले भी पड़े हैं। रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में समय से पहले आया मानसून बड़ी तबाही लेकर आया। ओडिशा के कई शहरों में मूसलाधार बारिश हुई, जो फिलहाल थम चुकी है, लेकिन इसका असर अभी भी दिख रहा है। बारिश के बाद पूरी शहर का हाल देखिए। सड़कों पर पानी भरा है। बारिश की वजह से पुरी के ग्रैंड रोड पर पानी भर गया है, जिससे भगवान जगन्नाथ की यात्रा बाधित हो गई है और लोगों को खासी परेशानी हो गई। कुछ इसी तरह की तस्वीर महाराष्ट्र से आई है, जहां बारिश तो थम गई है, लेकिन लोगों को जल भराव से निजात नहीं मिली है।
ये वीडियो मुंबई के सायन का है, जहां सड़कों पर पानी भरा हुआ है और लोग अभी भी परेशान हैं। देश के मैदानी और तटीय इलाकों में बारिश अपना असर छोड़कर गई है, लेकिन उत्तराखंड से आई इन ताजा तस्वीरों को देखिए। हरिद्वार में कुछ देर पहले भारी बारिश हुई है और बारिश के बाद जमकर ओले भी गिरे हैं। महाराष्ट्र में मानसून से पहले आई बारिश ने बड़ी तबाही मचाई और कुछ इलाके ऐसे थे जहां लोग बाढ़ के मूसलाधार बारिश की वजह से काफी परेशान नजर आए। अहमदनगर में भी ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। अहमदनगर में मूसलाधार बारिश ने खूब तांडव मचाया। सड़कों से लेकर गलियों और लोगों के घरों में पानी भर गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। इस वीडियो को देखिए, जहां दर्जनों लोग पानी के बीचों बीच फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद लोगों को एक एक कर बाहर निकाला गया। अहमदनगर में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है और जनजीवन अस्त व्यस्त है। महाराष्ट्र के मुंबई में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगह ट्रेनें लेट चल रही हैं। महाराष्ट्र के निचले इलाकों में पानी भर गया है। अहमदनगर की तस्वीर उसी की एक बानगी है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में 29 मई तक तेज बारिश की संभावना जताई है। उसके बाद बारिश की रफ्तार थोड़ी कम पड़ेगी, जिसके साथ तापमान भी बढ़ेगा। महाराष्ट्र में मानसून से पहले आई बारिश ने बीएमसी की पोल खोल कर रख दी है और इसके साथ ही पक्ष विपक्ष में सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले आई इस बारिश ने विपक्ष को सत्ता पक्ष पर हमला करने का मौका दिया है। विपक्ष हिसाब मांग रहा है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी महाराष्ट्र में बारिश ने इतनी तबाही कैसे मचाई। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने सरकार से इन खर्चों का हिसाब मांग लिया है। मुंबई में थोड़ी सी बरसात में जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अब क्या कहें, विपक्ष में बैठे हैं, सवाल तो पूछना पड़ेगा। लेकिन जिससे सवाल पूछ रहे हैं वो लोग सरकार में जब बैठे हैं तो कह रहे हैं कि विपक्ष की गलतियां। बारिश के बहाने जब सियासी छींटाकशी शुरू हुई तो बीजेपी ने अब उद्धव गुट से पिछले 25 साल का लेखा जोखा मांगा है। भारी बरसात के कारण एक्वा लाइन का जो आत्रे स्टेशन है उसका रिटेनिंग वॉल कोलैप्स हो गया, जिसके वजह से ये फ्लडिंग हुई, ये हादसा हुई। मुंबई में बीएमसी के चुनाव 2022 से टल रहे, लिहाजा बारिश के बहाने अब चुनावी सुगबुगाहट तेज हो गई है। देखिए, अब सवाल यह है कि जब भी बारिश आती है मुंबई डूब क्यों जाती है? आखिर ऐसा क्यों होता है? और देखिए क्यों होता है, ये हम बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। मुंबई के डूबने की वजह और इसकी पूरी पड़ताल आपके सामने रखने वाले। भौगोलिक स्थिति सबसे पहले इसके लिए समझनी होगी मुंबई की, जो 7 द्वीपों के पाट पर बसा हुआ शहर है। और देखिए, कुछ इलाका जो है वो काफी नीचे हैं, कुछ ऊंचे इलाके हैं। मुंबई एक समुद्र तटीय शहर है और कई जगह नदियों की चौड़ाई बेहद कम है। ज्यादा बारिश होने पर ओवरफ्लो होता है। ज्वार भाटे की स्थिति में जब ज्वार आता है तो जो सिस्टम है पूरा पानी का, ड्रेनेज का, वहां पर भी पानी भर जाता है। देखिए, बंद कर दिए जाते हैं ड्रेनेज के गेट। जब ज्वार भाटा आता है तो शहर में पानी आने से रोकने के लिए बंद होता है और ऐसे हालात में पंप से पानी की निकासी पुराना ड्रेनेज सिस्टम ही है। पुराने ड्रेनेज सिस्टम की वजह से पानी का फ्लो कम रहता है। अधिकतर ड्रेनेज अंग्रेजों के जमाने के हैं। आधुनिक शहर के हिसाब से ये नाकाफी है। ड्रेनेज की क्षमता जो है काफी कम है। 1 घंटे में 50 से 70 मिलीमीटर। अब देखिए, अगर बारिश हो जाए तो क्या हाल होगा। इससे अधिक बारिश होने पर बहुत दिक्कत है। भारी और असामान्य बारिश होने की स्थिति में यही हालात बनते हैं और हाल ही के दिनों में असामान्य बारिश हुई है। कभी कभी भारी बारिश तो कभी सूखा, अतिक्रमण, बड़ी आबादी के लिए कोई योजना नहीं, ये भी एक जो कहते हैं ना, इसकी वजह से भी होता है ये सब। ऐसे इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में पानी भर जाता है जहां खाली जमीन की कमी है और तालाब जलाशयों की भी कमी है। जमीन में पानी का रिसाव नहीं होता, जल निकासी सिस्टम पर अधिक दबाव हो जाता है और ये एक बड़ी वजह भी है। और इसी वजह से जब मुंबई में भारी बारिश होती है तो मुंबई डूब जाती है और यही वजह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद बीएमसी इसका तोड़ नहीं निकाल पा रही।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आप सभी तक पहुंचा दें। एनसीबी मुंबई को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां अब आपको बता दें मुंबई में देश के बाहर डालकर ड्रग्स का गोरख धंधा चलाने वाला नवीन चिक्कर गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर एनसीबी मुंबई को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस बड़ी कामयाबी में नवीन चिक्कर नाम के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसकी गिरफ्तारी थाईलैंड से हुई है। ये एशिया से लेकर अमेरिका तक ड्रग्स का धंधा चलाता था और इसके खिलाफ, नवीन चिक्कर के खिलाफ 2 लुकआउट जो नोटिस है वो भी जारी हो चुके हैं। लुकआउट सर्कुलर। ड्रग्स का गोरख धंधा चलाने वाला नवीन चिक्कर अब आखिरकार गिरफ्त में आया है। ये बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर। नवीन चिक्कर के खिलाफ 2 लुकआउट सर्कुलर पहले ही जारी हुए थे। एनसीबी मुंबई को ये बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी कामयाबी में नवीन चिक्कर को गिरफ्तार किया गया है। पारस दामा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पारस, क्या है दर्शकों के लिए अपडेट? जल्दी करिए, ब्रेकिंग न्यूज दीजिए। कार्रवाई जो है वो एनसीबी की तरफ से की गई है। एनसीबी मुंबई पिछले कुछ वर्षों से नवीन चिक्कर नाम के एक बड़े ड्रग सिंडिकेट के लीडर को ढूंढ रही थी। उसके खिलाफ 2 रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किए गए थे और इसी रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के बाद एनसीबी लगातार उसको ढूंढने की कोशिश करी थी। नवीन चिक्कर देश के बाहर बैठकर ड्रग्स का गोरख धंधा चला रहा था। नवीन चिक्कर मलेशिया में जो है वो अपना सिंडिकेट चला रहा था मलेशिया से, और वहां जाकर एनसीबी के अधिकारियों ने उसको पकड़ा है, रिपोर्ट कर रहे हैं और उसको जल्दी मुंबई लाया जाएगा। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में ड्रग तस्कर जो नवीन चिक्कर है वो सबसे ज्यादा LSD और गांजा, MDMA और चरस जैसे ड्रग्स में डील करता था और सबसे बड़ा ड्रग डीलर माना जाता था। और मुंबई में सबसे ज्यादा बड़ा व्यापार जो है ड्रग्स का गोरख धंधा और ये ही करता था। बहुत शुक्रिया पारस दामा आपका। पारस दामा जानकारी दे रहे हैं। नवीन चिक्कर जो कि बड़ा ड्रग व्यापारी था, वो गोरख धंधा करता था एशिया से लेकर अमेरिका तक। उसको एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी मलेशिया से हुई है और उसको भारत लाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर, एक बड़ी कामयाबी भारत की एनसीबी को। और इस साल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इस साल भारत में मानसून समय से पहले आ गया है, जिसका असर कई राज्यों में साफ तौर पर दिख रहा है। देखिए, केरल और महाराष्ट्र के बाद अब मानसून ने पश्चिम बंगाल में दस्तक दे दी है, जहां कोलकाता और आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हुई है। पश्चिम बंगाल के लिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक बैठी। कल संभावना जताई गई थी कि बंगाल में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश हो सकती है। ये वीडियो कोलकाता का है। सड़क पर सैलाब का कब्जा है, हर तरफ पानी है। गाड़ियां ऐसे चल रही हैं मानो समंदर में बोटिंग हो रही हो। सड़क पर पानी है, लिहाजा बचने की कोई गुंजाइश नहीं है और लोग इसी हाल में अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। ये तस्वीर कोलकाता के पीके गुहा रोड की है। सीवर सिस्टम दुरुस्त नहीं होने की वजह से नालियां जाम हो गईं और पानी सड़कों पर आ गया। इस साल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ज्यादा नमी पाई गई, जिससे मानसून जल्दी आ गया। कर्नाटक और गोवा के पास बने चक्रवात ने भी समय से पहले मानसून लाने में अहम भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में अगले 3 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। देखिए, देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का असर यह है कि कई वाटरफॉल और जलाशय भी इस वक्त डरा रहे हैं। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ के जलाशयों में पानी का स्तर बढ़ गया है और वाटरफॉल का जो वीडियो है वो खौफनाक है। तमिलनाडु का तिरुनेलवेली जिला जलाशयों और वाटरफॉल के लिए मशहूर है। यहाँ दर्जनों डैम है। लगातार हो रही बारिश के बाद यहाँ के वाटरफॉल में उफान आ चुका है और उससे गिरता पानी रोमांच पैदा कर रहा है। हालांकि लगातार हो रही बरसात की वजह से प्रशासन ने सैलानियों को इन जलाशयों से दूर रखा है। पहला वीडियो तिरुनेलवेली जलाशय का है, जहां वाटरफॉल अपने पूरे वेग में बह रहा है। पहाड़ों से गिरता पानी पूरे इलाके को खुशगवार बना रहा है। झरनों से गिरता पानी जलाशयों में जा रहा है और फिर डैम तक पहुंच रहा है। तमिलनाडु से आया दूसरा वीडियो तिरुनेलवेली जिले के मणिमुथार वाटरफॉल का है। मणिमुथार में भी एक बड़ा डैम है। तमिलनाडु के वाटरफॉल सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं, जहां आम दिनों में इनकी भीड़ रहती है। लगातार हो रही बारिश की वजह से यहां के डैम और जलाशय उफान पर हैं और वाटरफॉल में पानी का लेवल भी बढ़ गया है। तमिलनाडु में इन जलाशयों का निर्माण इसलिए किया गया ताकि पानी को बंगाल की खाड़ी में जाने से रोका जा सके और सिंचाई में इसका इस्तेमाल किया जा सके। वही बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी बारिश ने अपना कहर दिखाया है और इस आसमानी आफत से बड़ी तबाही मची है।
आसमानी आफत ने ऐसी तबाही मचाई है कि किसी का आशियाना उजड़ गया तो किसी की जिंदगी बिखर गई। इस रिपोर्ट में देखिए। कहीं कार चकनाचूर हो गई, कहीं मेहनत से बनाया गया आशियाना बिखर गया, कहीं सड़कों के किनारे रेलिंग उखड़ गई। कुदरत की इस मार से लोगों की जिंदगी उजड़ गई। जम्मू कश्मीर के रामबन में बारिश के साथ ओले भी पड़े, इसीलिए नुकसान डबल हो गया। कुछ गाड़ियां तो पेड़ के नीचे दबकर चकनाचूर हो गई। आंधी के सामने इंसानी ताकत खोखली हो गई। बड़े और मजबूत पेड़ भी धराशायी हो गए। कई जगह ये पेड़ लोगों के घरों के ऊपर गिर गए, दीवारों पर गिर गए और सब कुछ तबाह हो गया। कश्मीर में ओले के साथ हुई बारिश की वजह से फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। कई जगह सेब के बागान तबाह हो गए हैं। आंधी ने राजौरी और पुंछ में बड़ी तबाही मचाई है। कई जगह बिजली के खंभे गिर गए, जिससे बिजली ठप हो गई। त्राल में पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मौसम विभाग ने 2 जून तक जम्मू कश्मीर में गरज के साथ बारिश और आंधी चलने की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से पारा चढ़ा हुआ था। बारिश होने से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन नुकसान बहुत हुआ। तो बेमौसम बरसात का संकट अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में अलर्ट जारी रखा है। इस अलर्ट की वजह से कहां मौसम कैसा रहने वाला है, ये सब हम आपके सामने रखने वाले हैं। 28 मई यानी गुरुवार को कहां मौसम का क्या हाल रहेगा, अब आपको बताते हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर से शुरू करते हैं। दिल्ली एनसीआर मौसम विभाग का यहां पर येलो अलर्ट जारी है। आंधी और तूफान की यहां संभावना है, हल्की बारिश भी हो सकती है। जबकि झारखंड पहुंचते हैं, संताल परगना कई जिलों में बारिश की आशंका है वहां भी। और अगर वहां की बात करें झारखंड की, तो रांची में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि कुछ स्थानों पर वज्रपात की चेतावनी है। ठीक बगल में यानी बिहार में तेज हवाओं के साथ बारिश संभव है। गरज चमक की वहां पर भी आशंका है। और देखिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कई इलाकों में आंधी तूफान का अलर्ट है। और उधर पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बारिश संभव है, सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात हल्की बारिश की आशंका। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश हीट वेव का रेड अलर्ट है। तो कहीं बारिश हो रही है और कहीं हीट वेव है, जबकि कुछ जगहों पर जहां पर हल्की बारिश है उनकी भी बात आपके सामने हमने रखी है। भारी बारिश की संभावना वाले इलाकों की बात कर लेते हैं। केरल, भारी बारिश की यहां पर संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, भारी बारिश का यहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो आप भी अलर्ट रहें। तो आपको अलर्ट रहना है। आपको मौसम का लुत्फ उठाने के चक्कर में अपनी जान की परवाह नहीं छोड़नी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लाइबेरिया के कार्गो जहाज से बिखरा कंटेनर अब समंदर के किनारे पर दिखने लगा है। तिरुवनंतपुरम के तट पर कुछ कंटेनर भी देखे गए। जी हां, स्थानीय लोगों को डर है कि कंटेनर्स में जहरीला पदार्थ है, जिससे लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं। रिपोर्ट। लाइबेरिया का कार्गो जहाज केरल के तट पर डूबा था। अब उसके कंटेनर बहकर समंदर के किनारे आने लगे हैं। तिरुवनंतपुरम के तट पर बहकर पहुंचे कंटेनर में खतरनाक रसायन होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने स्थानीय मछुआरों की मदद से निकाले गए इन कंटेनर से दूर रहने की सलाह दी है। लाइबेरियाई कंटेनर जहाज MSC एल्सा 3 रविवार को कोच्चि तट से 15 समुद्री मील दूर बाढ़ की वजह से डूब गया था। इस कार्गो शिप में 640 कंटेनर थे, जिसमें 13 खतरनाक रसायन और 12 कैल्शियम कार्बाइड के कंटेनर थे। तिरुवनंतपुरम के वर्कला के समुद्र तट पर कार्गो का सामान बिखरा हुआ है। इसके कुछ पैकेट खुलकर किनारे पर बिखर गए और कुछ बड़े कंटेनर भी किनारे पर आकर लगे हैं। इससे पहले जहाज के कुछ कंटेनर दक्षिण पोल्लम और अलपुझा के तट पर भी मिले थे। हादसे के बाद कोस्ट गार्ड ने वहां से गुजरने वाले सभी जहाजों के मार्ग बदल दिए थे। जानकारी दी गई है कि इस कार्गो में 84.44 मीट्रिक टन डीजल और करीब 367 मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल लदा था। जानकारी ये भी मिली है कि इनमें से कुछ कंटेनर में खतरनाक पदार्थ भी था। और इस बीच राजस्थान जैसलमेर से बड़ी खबर है। जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। जैसलमेर से एक संदिग्ध युवक को डिटेन किया गया है। पकड़ा गया संदिग्ध युवक सरकारी कर्मचारी बताया जा रहा है और पिछले कुछ समय पहले ही वो पाकिस्तान गया था। युवक का नाम शकूर खान बताया जा रहा है। जहां डिटेन किए गए युवक से सभी जांच एजेंसियां कड़ी पूछताछ करने में लगी हैं। पूछताछ के बाद बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो शकूर खान सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद विभाग को बिना बताए पाकिस्तान चला गया था। अब पूछा जा रहा है कि क्या ऐसी वजह हो गई कि पाकिस्तान जाना पड़ा, वो भी बिना इत्तला किए। तो संदिग्ध युवक सरकारी कर्मचारी, और ये खुलासा कुछ समय पहले पाकिस्तान गया था संदिग्ध युवक।
संदिग्ध युवक जैसलमेर से पकड़ा गया है। सरकारी कर्मचारी था शकूर खान और बिना विभाग को बताए पाकिस्तान चला गया था। अब जांच एजेंसियां इससे पूछताछ में जुटी हुई। इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के मोतीबाग इलाके में 24 मई को एक कंपनी से करीब 35 लाख रुपए की चोरी के बाद हड़कंप मच गया, लेकिन 48 घंटे के भीतर पुलिस ने मामले को सुलझा लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कौन है 35 लाख उड़ाने वाला ये शातिर? रिपोर्ट देखिए। पुलिस के साथ खड़ा चोर, उसके सामने डिब्बे में रखे 34,98,550 रुपए। ये नकाब पोश चोर पेशे से अकाउंटेंट है जो एक कंपनी में काम करता था और उसी कंपनी की अलमारी से 35 लाख रुपए उड़ाकर फरार हो गया। ये मामला 24 मई का है जब दिल्ली के मोती नगर की डायनामिक फोर्ज कंपनी के दफ्तर से 35 लाख रुपए की चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने गुरुग्राम, नोएडा सहित यूपी के आजमगढ़ में 40 से अधिक होटल्स पर छापेमारी की और चोरी के इस रहस्य पर से 48 घंटे के अंदर पर्दा उठा दिया। आरोपी विवेक राज आजमगढ़ के मंगलम होटल से दबोचा गया। कंपनी के फील्ड अफसर ने पुलिस को जानकारी दी थी कि वो 35 लाख रुपए अलमारी में रखने के बाद लाजपत नगर चला गया था। जब वापस दफ्तर लौटा तो अलमारी खुली हुई थी और पूरी रकम गायब थी। ऑफिस में उस समय सिर्फ अकाउंटेंट विवेक राज ही मौजूद था। आरोपी विवेक गुरुग्राम का ही रहने वाला है। इधर अजमेर में भी चोरों का गिरोह सक्रिय है। इन बदमाशों ने कृष्णगंज इलाके में एक महंगी बाइक पार कर दी। इलाकाई पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं और अपनी हिफाजत खुद करने में जुटे हुए हैं। रात के अंधेरे में चोरों का ये गैंग धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, निगाहें चारों तरफ हैं। पकड़े जाने का डर भी दिख रहा है। इन्हें पता है कि जरा सी गलती मुश्किल में डाल सकती है, लेकिन बिना मेहनत का पैसा मुंह लगा हो तो फिर चोरी से बाज कैसे आए। गैंग ने कृष्णगंज इलाके में घर के बाहर खड़ी एक रेसर बाइक पार कर दी। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। लोगों में गुस्सा है, वो पुलिस की नाकामी पर सवाल उठा रहे हैं। खाकी पर भरोसा घट रहा है। इलाकाई खुद निगरानी कर रहे हैं। लाठी डंडों के साथ रात में गश्त लगा रहे हैं। अजमेर के 2 और थाना क्षेत्रों में इस तरह की वारदात अंजाम दी गई। एफआईआर भी दर्ज हुई थी। सीसीटीवी भी खंगाले गए थे, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई थी और इस बार भी लोगों को खाकी से कोई उम्मीद नहीं है। इधर उत्तराखंड में भी लुटेरों का आतंक है। उत्तराखंड के रोटी में एक बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन लुटेरे छीन ले। बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और पुलिस अब इनकी तलाश में है। 22 सेकंड में लूट, महिला की चेन छीनी। 2 युवकों की हरकत सीसीटीवी में कैद हुई घटना। महज 22 सेकंड में अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दे दिया और बड़े आराम से फरार हो गए। हैरानी इस बात की है कि सकरी गली होने के बावजूद बदमाशों ने मौके को अच्छे से भांपा और इत्मीनान से घटना को अंजाम दिया। वीडियो रुड़की सिविल लाइन कोतवाली इलाके का है, जहां एक महिला अपने पति के साथ मंदिर आई थी, लेकिन जैसे ही वो मंदिर के गेट पर उतरी, उनका पीछा कर रहे 2 बदमाश मौके पर पहुंच गए। महिला स्कूटी से उतरकर कुछ कदम आगे ही बढ़ी थी कि एक बदमाश अपनी बाइक से उतरा और सोने की चेन छीनकर भाग निकला। हालांकि महिला के शोर मचाने के बाद एक युवक उनके पीछे भागा। कुछ सेकंड में वापस लौटकर वो फिर बाइक से उनके पीछे गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पकड़े जाने के बाद बुरा हाल होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देवभूमि उत्तराखंड से एक दिल दहला देने वाली हादसे की खबर सामने आई। सूबे के पौड़ी इलाके में एक ट्रक अनियंत्रित हो गई और करीब 70 मीटर नीचे खाई में जा गिरा। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। जिस तरह से ट्रक से ड्राइवर के शव को निकाला गया, आप भी देखेंगे तो दहल जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। ये हादसा सतपुली क्षेत्र के बगेली गांव के पास हुआ। ट्रक ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया। उसके बाद गाड़ी 70 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। इस हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। उसका शव पलटी हुई गाड़ी में फंसा था। एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। ट्रक के अगले हिस्से को मशीन से काटा गया। उसके बाद शव निकाला जा सका।
यहाँ नीचे पहुँचना और फिर वापस ऊपर आना भी आसान नहीं था। कुछ इस तरह बचाव दल और बाकी लोग आते जाते रहे। पहाड़ों पर कई दिनों से जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें और रास्ते खराब हो गए। ऐसे में 4 पहिया वाहनों और भारी गाड़ियों के ड्राइवर्स को काफी समझबूझ के साथ गाड़ी चलाने की जरूरत है। जरा सी लापरवाही कुछ ऐसे मंजर पेश कर सकती है। अगली खबर बिहार से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। पीएम यहां पर एक रोड शो भी करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को सासाराम का रुख भी करेंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक रोड शो करेंगे। रोड शो बेली रोड, नेहरू पथ, इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए बीजेपी कार्यालय पहुंचेगा। ऐसे में पटना की सड़कों पर पोस्टर लग गए हैं। पीएम के स्वागत की तैयारियां हो गई हैं। बीजेपी ने इस कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को भी जोड़ा है। रोड शो के बाद पीएम मोदी बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। एक अपार समूह जनता का, लोगों का प्रधानमंत्री को देखने के लिए जो है नज़ारा कल आपको दिखेगा पटना के चौराहों पे। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में पीएम मोदी का बिहार दौरा काफी अहम है। कांग्रेस उनके दौरे से पहले कुछ सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने बीजेपी को पुराने वादों की याद दिलाई है। पीएम मोदी 30 मई को सासाराम का रुख करेंगे, जहां हिंदू और मुस्लिम महिलाएं मिलकर उनका स्वागत करेंगी। खबर अयोध्या से, जहां अयोध्या राम मंदिर में 3 जून से लेकर 5 जून तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस बार राम मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार और चारों दिशाओं में 7 मूर्तियों की स्थापना की जाएगी और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में अयोध्या और काशी के 101 आचार्य शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 14 देवालयों में एक साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें सबसे पहले शिवलिंग की प्रतिष्ठा होगी। मंदिर के पहले तल पर राम दरबार से जुड़ी मूर्तियां होंगी, जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता सीता की मूर्तियां शामिल हैं। उसके बाद राम मंदिर के चारों कोनों पर देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई जाएंगी, जिसमें भगवान शिव, सूर्य भगवान, गणेश जी, हनुमान जी, अन्नपूर्णा माता की मूर्तियां होंगी। इन मूर्तियों को संगमरमर से बनाया गया है, जिसे मूर्त रूप देने का काम जयपुर के मूर्तिकारों ने किया है। मुख्य मंदिर का ध्वजदंड 42 फीट लंबा है। ये सारे काम हो चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 5 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य यजमान होंगे। हालांकि गर्मी का मौसम होने की वजह से इस कार्यक्रम में ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तो हो जाएगी, लेकिन भक्तों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी निर्माण कार्य प्रगति पर है। पटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। वीडियो मरीन ड्राइव का बताया जा रहा है। एक लड़की के 2 चाहने वाले और उनके बीच झगड़ा हो गया और फिर पिस्टल निकल आई। अब देखिए, क्या सचमुच ऐसा हुआ या फिर ये रील बनाने का तमाशा था? एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि जिस तरह से पिस्टल लहराई गई, उसके बाद पटना पुलिस मामले में कार्रवाई करने जा रही है। तुम मेरे एक्स हो ना भाई, तो तुमको हमको पता ही नहीं है ऐसा कुछ। टेंशन होने लगा, हम कहीं भी घूमे। पटना के मरीन ड्राइव पर इस लड़की का अपने एक्स बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया। लड़की के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था। तुम्हारा औकात है मेरे साथ रहने का? नहीं दिमाग है तुम्हारे पास? जब ये चीज पहले समझाना चाहिए था। ये चीज पहले समझाना चाहिए कि तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारा औकात है, ये है औकात, देख लो। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। मेरे को पहले बता देना चाहिए था। ब्रेकअप हो चुका है। अरे भाई, तो तुम मेरे को फोन पागल हो गए हो? कल रात को मेरे से बात की है ये। अब ये बताओ, कल रात को मेरे से बात की है? नहीं, कल रात भर तो हम इससे बात कर रहे थे। तुमसे कब बात किया? दिखाओ। एकदम झूठ है। बात यहीं तक नहीं रुकी। लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड ने पिस्टल निकाल ली। ई का निकाल, नीचे रखो पहले इसको, नीचे रखो इसको, नीचे रखो। ये सब क्या कर रहा है तुम क्या कर रहा है? तुम इसको छोड़ दी ना। तुमको क्या करना है? तुमको क्या करना है? करना क्या है भाई? हम जब बस छोड़ दी मुझे। कब का छोड़ दिए? चलो अच्छी बात है। चलिए, पटना पुलिस जांच करेगी। आगे बढ़ते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज है। इंडसइंड बैंक के पूर्व सीईओ पर सेबी ने लगाई पाबंदी, जहां पूर्व सीईओ सुमंत कठपालिया समेत 4 लोगों पर पाबंदी है। सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधवी बुच को क्लीन चिट मिल गई है। लोकपाल ने माधवी बुच को क्लीन चिट दी है।
माधवी बुच को क्लीन चिट है और लोकपाल ने माधवी बुच पर लगे सभी आरोप खारिज कर दिए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधवी बुच को क्लीन चिट मिली। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकपाल ने माधवी बुच को क्लीन चिट दे दी है। सेबी की तरफ से भी इस मामले की जांच की गई थी और लोकपाल ने इस मामले में सभी आरोपों से माधवी बुच को बरी कर दिया है। लोकपाल ने कहा कि माधवी बुच पर जो आरोप लगाए गए थे वो उसको लेकर अभी तक कोई सबूत मिले नहीं है। सभी आरोप हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आधारित हैं। खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मंगलवार रात मुंबई की सड़कों पर रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर दिखा। यहां ड्राइवरों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद एक शख्स जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा, वो भी चलती कार की बोनट पर। ये वायरल होता वीडियो वेस्टर्न एक्सप्रेसवे का है। तेज रफ्तार कार और उसके बोनट पर लटका ये शख्स, ये फिल्मी सीन जैसा है लेकिन हकीकत है। विलेपार्ले इलाके में दो ड्राइवर्स के बीच बहस झगड़े में तब्दील हो गई। उसके बाद एक शख्स ने दूसरे ड्राइवर को टक्कर मारने की कोशिश की। जान बचाने के लिए पीड़ित कार के बोनट पर चढ़ गया। गाड़ी की रफ्तार बढ़ती रही। पीड़ित इस तरह से बोनट पर टिका हुआ था और कार चलाने वाला उसे रोकने के बजाय स्पीड बढ़ाता चला गया। पुलिस ने आरोपी भीम कुमार महतो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जरा सोच कर देखिए, हाईवे पर चलती कार में लटके शख्स के दोनों ओर से तेज रफ्तार गाड़ियां गुजर रही थी। अगर पीड़ित अपना धैर्य और संतुलन खो देता तो गिरने की हालत में उसकी जान भी जा सकती थी। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले की एक झील में बड़ी तादाद में मछलियों की मौत हो गई है। स्थानीय लोग फैक्ट्रियों से निकल रहे कचरे को इसकी वजह बता रहे हैं। झील के पानी में जहर घुला है, उसकी चपेट में आकर मछलियां मर रही हैं। यहां एक नजर डालिए, चारों तरफ मरी हुई मछलियां दिख रही हैं। दूर दूर तक ऐसा मंजर है। सलामेदू गांव के पास पोनेरी झील में मरी मछलियों ने पर्यावरण से जुड़ी गंभीर चिंताओं को खड़ा कर दिया है। झील को पट्टे पर लेने वाले मछुआरे आसपास के उद्योग धंधों पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले कचरे से पानी विषैला हो गया है और सैकड़ों की तादाद में मछलियां मर गई। इन मछुआरों की रोजी रोटी इस नहर से जुड़ी है। इनका लाखों का नुकसान हुआ है। ये मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मामले की जानकारी अधिकारियों को दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बात सिर्फ मछलियों के मरने तक सीमित नहीं है। झील में सड़ती मछलियां आसपास रहने वालों की सेहत भी बिगाड़ सकती है। ऐसे में इस मसले पर जिला प्रशासन की तवज्जो की जरूरत है। लखनऊ के आलमबाग में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। नगर निगम ने चंदन नगर मार्केट में कार्रवाई करते हुए कई दुकानों के सामने से अवैध कब्जा हटाया है। बुलडोजर आगे बढ़ रहा है, नजरें अवैध कब्जे पर है। जहां भी अतिक्रमण पाया गया वहां कार्रवाई हुई। नगर निगम की टीम बुधवार सुबह जब चंदन मार्केट पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। कोई हंगामा ना हो और अगर विरोध हुआ तो उससे तुरंत निपटा जा सके, इस मकसद से नगर निगम के अमले के साथ भारी तादाद में पुलिस जवान भी पहुंचे थे। पुलिस और प्रशासन के कुछ बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। सड़क के दोनों ओर बनी अवैध दुकानों और ठेलों को हटाया गया। जो पक्के कब्जे थे वो तोड़ दिए गए। कार्रवाई के दौरान काफी तादाद में इलाकाई भी पहुंच गए थे। लोगों की भीड़ के बीच बुलडोजर अपना काम करता रहा। नगर निगम का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसके पीछे मकसद क्षेत्र में ट्रैफिक जाम और बद इंतजामी को खत्म करना है। ये अलग बात है कि फुटपाथ के गरीब दुकानदारों पर इसका असर पड़ेगा, जिनकी रोजी रोटी खतरे में आ गई। डंकी रूट के जरिए विदेश जाने वाले कई युवक फंस चुके हैं। अब उनकी जान आफत में आ चुकी है। बावजूद इसके कोई मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है। सबक क्या लिया? एक बार फिर से पंजाब के होशियारपुर से 3 लड़के एजेंट के बहकावे में आकर ऑस्ट्रेलिया का प्लान तैयार किया उन्होंने, लेकिन रास्ते में उन्हें किडनैप कर लिया गया। फिर देखिए क्या हुआ, रिपोर्ट। अमृतपाल की मां की आंखों में आंसू है। अपने जिगर के शरीर से बहता खून देखा तो दर्द आंखों में आंसू बनकर निकल पड़ा। कहानी पंजाब के होशियारपुर की है,
जब 3 नौजवान निकले तो थे अपनी जिंदगी संवारने और एजेंट के जरिए ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बनाया, लेकिन विदेश जाने के लिए डंकी रूट अपनाया। रास्ते में ही उनको अगवा कर लिया गया। ईरान में तीनों युवकों की गर्दन पर धारदार हथियार के बल पर वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तानी अकाउंट में 1 करोड़ रुपए मांगे गए। अब एक मां अपने बेटे के शरीर से बहता खून देखेगी तो उसका हाल क्या होगा। सरकार से साडी यह मांग है, जल्दी तो जल्दी साडे बच्चे सुरक्षित साडे कोल पहुंचाए जाए। बताया जा रहा है कि 1 मई को युवकों को ईरान में बंधक बनाया गया। इस दौरान अगवा युवक डॉक्टरों के फोन से ही अपने घर वालों से बातचीत करते थे, लेकिन अब 11 मई के बाद से परिजन अपने बच्चों से बात नहीं कर पाए। और अब बात कोरोना की, क्योंकि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। हालांकि ये पहले की तरह घातक नहीं है और यही वजह है कि सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। जम्मू के एक स्कूल में छात्राओं ने जो पहल की है, आपको भी उस सीखने की जरूरत है। कोविड ने देश में एक बार फिर से दस्तक दे दी। सरकार भरोसा दे रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतना सबकी जिम्मेदारी है। कुछ इसी तरह की जिम्मेदारी जम्मू के छात्र निभाते नजर आए। सभी छात्र मास्क के साथ स्कूल पहुंचे, असेंबली के दौरान प्रार्थना की और कोरोना के दूर रहने की कामना की। छात्रों ने बताया कि जिस वायरस से पूरा देश बेहाल हुआ था, उससे दूर रहने की पहल अभी से करनी चाहिए। अगर हमें कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं कफ के, कोल्ड के, तो हमें जल्द से जल्द डॉक्टर को चेक भी करवाना। स्कूल पहुंची छात्राओं ने बताया कि मास्क पहनने के साथ साथ आसपास की साफ सफाई का ख्याल रखा जाए। हम इस महामारी का डट के सामना करेंगे, बस हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आसपास को साफ रखें। नोएडा में कोरोना के 19 सक्रिय मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना का असर बिहार तक पहुंच चुका है। ये मास्क इसलिए पहनना जरूरी है ताकि किसी और को अगर फ्लू कफ वगैरह हो तो हमें ना लगे। अगली खबर दिल्ली से है। 26/11 आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहब्बुर राणा ने दिल्ली की अदालत में याचिका दाखिल की। उसने अपने परिवार से बात करने की इजाजत मांगी। तहब्बुर राणा की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए आज पटियाला हाउस कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मुंबई को दहलाने के साजिशकर्ता को परिवार की याद सता रही है। अमेरिका से भारत लाया गया तहब्बुर राणा दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उसने जेल नियमों के तहत परिवार से बात करने की इजाजत मांगी है और इसके लिए पटियाला हाउस कोर्ट में गुहार लगाई है। आज उसकी याचिका पर सुनवाई हुई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल अथॉरिटी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राणा की याचिका पर जेल अथॉरिटी से रिपोर्ट भी मांगी है। राणा की इस याचिका पर अब 4 जून को अगली सुनवाई होगी। तहब्बुर राणा इससे पहले भी परिवार से बात करने की मांग रख चुका है। एनआईए कस्टडी के दौरान भी तहब्बुर राणा ने परिवार से बात करने की मांग की थी। तब एनआईए कोर्ट ने तहब्बुर राणा की याचिका खारिज कर दी थी। 26/11 के उस आतंकी हमले में कसाब और उसके 10 साथियों ने मुंबई में दहशत फैलाई थी। कई अहम इमारतों में और रेलवे स्टेशनों पर खून बहाया गया था। हमले में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ब्रेक के बाद एनडीटीवी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। न्यूज हेडक्वार्टर में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों की याद में स्मारक बनाने की तैयारी है। ये पहल उमर अब्दुल्ला सरकार ने की है। सीएम ने इसके लिए सुझाव भी मांगे हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ, देश ने उसका बदला ले लिया है। अब उन लोगों को सम्मान देने की बारी है जो बेगुनाह थे, मासूम थे और आतंकवादियों के शिकार हो गए। जम्मू कश्मीर सरकार ने तय किया है कि पहलगाम में शहीद हुए 26 लोगों की याद में स्मारक बनाया जाएगा। ये स्मारक बैसरन में बनेगा। पहलगाम में बैसरन में एक मेमोरियल कायम करेंगे उन 26 लोगों के लिए एक यादगार के तौर। सरकार स्मारक बनाने से पहले लोगों से सुझाव भी मांगेगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद घाटी में सैलानियों की संख्या में गिरावट आई है। सैलानियों में विश्वास बहाल करने के लिए सरकार ने पहलगाम में कैबिनेट मीटिंग की थी। आज उमर अब्दुल्ला इसी मकसद के साथ गुलमर्ग भी पहुंचे। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लिया था।